गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दृढ़ पिंड गतिकी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। देखिए, सबसे पहले तो रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरियों में कोई चेंज नहीं आता है तो ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। मतलब कि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस होती हैं उनके वो क्या होती है, रिजिड होती हैं। उनके बीच में बाह्य बल लगाने पर दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो रिजिड होने की वजह से हम ऐसे पिंड को क्या कह रहे हैं? रिजिड बॉडी कह रहे हैं। प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ नहीं होता है। अगर आइडियली देखें तो कोई भी पिंड ऐसा नहीं है कि जिसमें पूरी तरह से रिजिडनेस हो, कि ऐसा अगर उसे प्रेशराइज किया जाए और उसमें उसकी दूरी इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस में कोई चेंज ना आए, ऐसा कोई पिंड नहीं होता है। बट प्रैक्टिकली हम ये मान लेते हैं कि जब अगर नेग्लिजिबल चेंज देखने को मिलता है तो हम ये मान लेते हैं कि वह पिंड रिजिड या दृढ़ पिंड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देखिए, साधारणतया बाह्य बल लगाने से इनमें सापेक्षिक विस्थापन इतना कम होता है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दृढ़ पिंड पर किसी परिणामी बल के कारण उसके सभी कणों का किसी भी समय पर स्थानांतरीय विस्थापन, रैखिक वेग व त्वरण समान होता है तथा बल आघूर्ण के अभाव में कोणीय विस्थापन, वेग और त्वरण भी समान होते हैं। अगर किसी पिंड पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो उसके जो कण हैं उनके बीच में किसी भी समय पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, उनका रेखीय वेग देखेंगे और रेखीय त्वरण देखेंगे तो वो एक जैसा ही पाया जाएगा। तो इसी आधार पर संपूर्ण पिंड के लिए भी हम वही वेग त्वरण अज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बलाघूर्ण नहीं लगा रहे हैं तो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण भी समान पाया जाएगा। अब देखिए रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है कि पिंड किसी एक नियत बिंदु के सापेक्ष निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है। तो पिंड जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इस गति में पिंड के विभिन्न कण भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों पर घूमते हैं। देखिए, अगर हम संपूर्ण पिंड को देखेंगे तब तो पिंड एक नियत अक्ष के सापेक्ष एक नियत दूरी r से, जो कि उसकी घूर्णन त्रिज्या कहलाएगी, उस घूर्णन त्रिज्या से गति कर रहा है। लेकिन अगर हम पिंड के कणों की इंडिविजुअली बात करेंगे तो पिंड के कण अलग अलग वृत्ताकार पथों पर, भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर घूमते हुए माने जा सकते हैं। इन वृत्तीय पथों के केंद्रों को का जो अगर रेखापथ या लोकस खींचा जाएगा वो क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। अगर वृत्तीय जो कण के वृत्तीय पथ हैं, जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं पिंड के अंदर, उन पार्टिकल्स के जो वृत्तीय पथ हैं उनके केंद्रों को अगर मिला दिया जाए तो इस तरह से जो रेखा पथ बनेगा वो क्या मिलेगी? हमें सरल रेखा मिलेगी, जिसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? घूर्णन अक्ष कहेंगे। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड में प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होता है। तो आप देख सकते हैं कि घूर्णन अक्ष फाइनली हमें कैसे मिल सकती है कि जो पिंड है और पिंड में जो कण हैं उनका जो वृत्तीय पथ है, जिस पथ पर वो घूम रहे हैं, उनके केंद्र को अगर मिला दिया जाए तो हमें फाइनली क्या मिलेगी? घूर्णन अक्ष मिल जाएगी। तो देखिए, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड में प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होता है, परंतु भिन्न भिन्न कणों का रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अगर कोणीय वेग देखेंगे तो वो समान आएगा, लेकिन रेखीय वेग डिफरेंट आएगा। क्योंकि रेखीय वेग किधर होता है? पिंड के जो वृत्तीय पथ है उसकी स्पर्श रेखीय दिशा में रेखीय वेग माना जाता है। इसलिए रेखीय वेग की वैल्यू डिफरेंट टाइम पर और अलग अलग कणों के लिए अलग अलग आएगी। घूर्णन अक्ष के समीप स्थित कणों का रेखीय बल कम होगा और दूरी पर स्थित कणों का रेखीय वेग अधिक होगा। तो देखिए, घूर्णन अक्ष के समीप जो कण होंगे, क्योंकि पिंड हमारा एक ही है, पिंड एक ही नियत कोणीय वेग से घूमेगा, और जब कणों की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कण अलग अलग वृत्तीय पथों पर घूम रहे हैं। तो देखिए, जो घूर्णन अक्ष के समीप वाला कण होगा वो छोटा एक पथ
प्रसर्पित करेगा, क्योंकि जो उसका जो घूर्णन अक्ष के समीप है तो वो बहुत जल्दी शीघ्र अपने उस पे मतलब जब जहाँ से उसने गति स्टार्ट करी थी उस पॉइंट पर आएगा, तो उसको छोटा वृत्तीय पथ प्रसर्पित करना है। लेकिन जो घूर्णन अक्ष से दूरी पर जो डिस्टेंस लेकर जो कण है उसको एक लंबा वृत्तीय पथ प्रसर्पित करना है। तो अब अगर ऐसा होगा कि पास वाला जो कण है उसका वेग ज़्यादा हो और दूर वाला जो कण है उसका वेग कम होगा, तो ये तो सिमेट्री बैठेगी नहीं, क्योंकि जो पास वाला कण है वो तो हाथ फटाफट आ जाएगा अपनी प्रारंभिक स्थिति पर, लेकिन जो दूर वाला कण है उसको आने में टाइम लगेगा। तो जो हमारा मटेरियल है, जो सैंपल है या पिंड है, वो तो एक ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है कि जब जो पास वाला कण है, घूर्णन अक्ष से नज़दीक वाला कण है, उसका वेग कम होगा और दूर वाले कण का वेग ज़्यादा होगा। रेखीय वेग की हम बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये बात हो गई लट्टू का घूमना तथा बिजली के पंखे के घूमते हुए ब्लेड घूर्णन गति के सरल उदाहरण हैं। तो घूर्णन गति अगर हम देखें तो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि स्पिन टॉप, रोटेशन ऑफ स्पिन टॉप, और जो फैन चलता है हमारा वो हो गया, कार के टायर जो है उनकी गति हो गई। तो इस तरह से रोटेशनल मोशन दर्शाते हैं। फिर देखिए एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, किसी कण के रेखीय संवेग के किसी नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले पिछले सेक्शन में। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि किसी नियत अक्ष के या किसी नियत बिंदु के प्रति रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होगा उसे कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। अगर m द्रव्यमान का पिंड है और नियत अक्ष से r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर वो घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग हम किससे देंगे, j इक्वल्स टू r क्रॉस p, दैट इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप आर तथा पी के तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है तथा थीटा सदिश आर और पी के मध्य कोण है। ओके, क्योंकि सदिश जे सदिश आर व पी के लंबवत तल में होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और यहाँ पर आर और पी जिस तल में स्थित होंगे तो जे उस तल के लंबवत तल में स्थित होगा। जे की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश दक्षिणावर्ती पेंच नियमानुसार होगी। ये हम जानते हैं, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। अब देखिए बलाघूर्ण टॉर्क, किसी बल का नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण होता है। घूर्णन गति में बलाघूर्ण का वही महत्व होता है जो कि रेखीय गति में बल का होता है। इसे टो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो टो होगा वो क्या होगा, उसी तरह से जैसे कोणीय संवेग था वैसे ही ये जो कोणीय बल होता है इसे हम बलाघूर्ण कहते हैं। तो टो इक्वल्स टू होता है एफ आर क्रॉस एफ, तो आर एफ इंटू साइन थीटा एन कैप, या हम कहें मैग्नीट्यूड निकाले तो आर एफ साइन थीटा, लेकिन टो इक्वल्स टू हाँ आर क्रॉस एफ हो गया, जहाँ थीटा क्या होता है स्थिति वेक्टर आर तथा बल सदिश एफ के बीच का कोण होता है। किसी भी टाइम पर अगर हम निकाले किसी पॉइंट पर जब कण घूर्णन गति कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर स्थिति आर और बल रेखीय बल एफ के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। और आर और एफ के बीच का एंगल थीटा से डिनोट होता है। क्योंकि सदिश टो सदिश आर और एफ के लंबवत है, टो की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। यह भी स्पष्ट है कि जे और टो एक ही दिशा में होंगे, तो जे और टो दोनों ही घूर्णन अक्ष के अनुदिश सदिश बता रहे हैं। यदि बिंदु P का जहां बल F कार्य कर रहा है किसी निर्देश फ्रेम में स्थिति सदिश R P है तथा निर्देश बिंदु O का स्थिति सदिश R O है, तो O के सापेक्ष P की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, R इक्वल्स टू आर पी माइनस आर ओ। अतः बल आघूर्ण R की जगह हम आर पी माइनस आर ओ पुट कर देंगे, तो आर पी माइनस आर ओ क्रॉस एफ होगा टो की वैल्यू। सूत्र टो इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा में यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, मतलब आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कि जिधर स्थिति सदिश आर है बल उसकी लंबवत दिशा में लगता है, तो क्या होगा, टो की वैल्यू ओ के सापेक्ष बलाघूर्ण कितना होगा, टो इक्वल्स टू आर इंटू एफ, जो कि मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो कि अधिकतम बलाघूर्ण को बता रहा है।
तो देखिए घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जितनी अधिक होगी, आर क्या है, आर हमें बता रही है घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, और आर जितनी अधिक होगी उतना ही बलाघूर्ण का मान अधिक होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बलाघूर्ण जितना बढ़ेगा उतना ही हमें बल कम लगाना पड़ेगा, जो रेखीय बल होगा वो उतना ही कम होता जाएगा। तो हमें पिन को घुमाने के लिए हमें कम बल की ज़रूरत होगी। तो इस जो कंसेप्ट है ये, इस कंसेप्ट का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं कि जैसे जो दरवाजे खिड़कियों के हैंडल होते हैं वो जहाँ से गेट अटैच होता है वॉल से, उससे दूर लगाए जाते हैं। अगर पास लगा देंगे तो हमें दरवाजे को खोलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया रेखा की दूरी कम हो जाएगी। पिंड जहाँ से घूम रहा है, नियत अक्ष तो वहाँ से वो हो गई जो जहाँ से गेट दरवाज़ा अटैच है वॉल से, तो वो तो नियत अक्ष हो गई। उससे डिस्टेंस आर जितनी ज़्यादा होगी, किस चीज़ की डिस्टेंस आर, जहाँ पर हम बल अप्लाई कर रहे हैं। तो बल हम किस पर अप्लाई करते हैं, हैंडल के ऊपर। तो हैंडल से वॉल की डिस्टेंस जहाँ से गेट अटैच है, जो नियत अक्ष है, उससे दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम बल हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, पानी निकालने के लिए हैंडपंप में अधिक लंबा हत्था लगाया जाता है ताकि बल हमें कम लगाना पड़े। तो जितना छोटा है अगर हत्था लगाया जाएगा तो उतना ही ज़्यादा बल हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिर पार्ट है हैंडपंप का जो कि ज़मीन में गड़ा हुआ है वो तो हो गई नियत अक्ष, और जो हत्था है वो उसकी लंबाई हमें बता रही है आर की वैल्यू। तो जहाँ हम बल अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह पे, अगर आप हत्थे को हैंडपंप के पास से पकड़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर आर की वैल्यू कम कर दी। आप जहाँ बल अप्लाई कर रहे हैं उससे नियत अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। तो आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम बल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह पेंच को घुमाने के लिए पेंचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा हत्था होगा तो आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। आप बल कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उस प्लास्टिक के कवर के ऊपर, हत्थे के ऊपर, जहाँ पेचकस की लंबाई, जहाँ पे वो कागज जिस भी पेज को टच कर रहा है, दैट इज द एक्सेस ऑफ द दैट स्क्रू गेज। और जो जहाँ पर हम बल अप्लाई कर रहे हैं जिस हत्थे के ऊपर, उसकी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी तो नियत अक्ष से दूरी उतनी बढ़ गई, आर की वैल्यू जितनी बढ़ गई उतना ही कम बल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण हम निकालते हैं। अच्छा, बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एफ आर से हम देंगे तो न्यूटन इंटू मीटर होगा। अब देखिए घूर्णन गति के लिए समीकरण, हम जानते हैं कि किसी कण या निकाय में किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस बिंदु के सापेक्ष या उस बिंदु के सापेक्ष अप्लाई किया गया बल आघूर्ण कहलाता है। तो जैसे रेखीय गति में हम पढ़ते हैं एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर अप्लाई किए गए बल की इक्विवेलेंट होती है। इसी तरह से कोणीय गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर अप्लाई किए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। सो टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी। यहाँ पर जे इक्वल्स टू क्या है, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n जे आई, मतलब आई अगर पार्टिकल्स हम माने तो एन पार्टिकल अगर हम माने तो ith कण पर अगर कोणीय संवेग जे आई है तो टोटल जे कितना हो जाएगा, आई की समीशन ले ले इक्वल्स टू 1 to n तक जे आई निकाय का कुल कोणीय संवेग है, तथा टो इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n टो आई बाह्य बलों के कारण निकाय पर लग रहा कुल बल आघूर्ण है। यदि दृढ़ पिंड मुख्य अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, जो नियत अक्ष है उसके सापेक्ष अगर पिंड का कोणीय वेग ओमेगा है और इस अक्ष के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण कितना है, आई है, तो जे इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। जे जो कोणीय संवेग है वो इक्विवेलेंट होता है जड़त्वीय आघूर्ण गुणा कोणीय वेग के। अतः टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी, इसमें हम आई ओमेगा पुट कर देंगे तो होगा आई कॉन्स्टेंट है, आई इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, त्वरण होता है, रेखीय त्वरण, और आई इंटू एल्फा। देखिए यहाँ पर आई जो है घूर्णन गति में वो रेखीय गति के द्रव्यमान के सदृश होता है, और इसी तरह से जो भी कोणीय वेग है या कोणीय संवेग है वो रेखीय गति के पर्सपेक्टिव जो भी उनके रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कोणीय संवेग है तो वो रेखीय संवेग की जैसे काम करेगा यहाँ पर, और कोणीय वेग होगा तो वो रेखीय वेग के समान कार्य करेगा। बल आघूर्ण जो है वो रेखीय बल के समान कार्य करेगा। इसी तरह से तो आई जो होता है वो द्रव्यमान के सदृश कार्य कर रहा है यहाँ पर,
तो टो जो है, टो इक्वल्स टू आ गया क्या, आई इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो डी ओमेगा की जगह हम रख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो थीटा यहाँ पर कोणीय विस्थापन होता है, तो कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू टो हो गया। जिस तरह से आप रेखीय गति का समीकरण देते हैं, क्या देते हैं, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, एम इंटू ए, या हम कहें एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए को हम लिख सकते हैं डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी तरह से कोणीय गति के समीकरण क्या दे सकते हैं, टो इक्वल्स टू आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर दृढ़ पिंड का कोणीय त्वरण है। समीकरण 2 किसी पिंड के रेखीय गति के समीकरण m इंटू डी टू एक्स, अगर x डायरेक्शन की पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात करें तो m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ के समतुल्य है, अतः यह पिंड के घूर्णन गति का समीकरण कहलाता है। यदि हम कहें कि दृढ़ पिंड पर बाह्य बलाघूर्ण टो की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या होगा, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी 0 होगा, या हम कहें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नियत आ जाएगी। स्पष्ट है कि बाह्य बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में दृढ़ पिंड उसकी मुख्य अक्ष के प्रति नियत कोणीय वेग से घूर्णन करेगी। तो जैसे हमने रेखीय गति में निकाला था कि बल की वैल्यू 0 करने पर संवेग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से यहाँ पर जो कोणीय संवेग होगा वो भी नियत रहेगा, या हम कहें कि पिंड की जो गति होगी नियत अक्ष के सापेक्ष वो क्या होगी, एक नियत कोणीय वेग से संपन्न होगी। यदि दृढ़ पिंड का जड़त्वीय आघूर्ण भी ओमेगा की तरह परिवर्तनशील है तो बाह्य बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में आई के घटने पर ओमेगा में वृद्धि होगी और ओमेगा के घटने पर आई में वृद्धि होगी। तो ये तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम आई को कांस्टेंट ना माने, जड़त्व आघूर्ण को अगर 0 नहीं माने, नॉन जीरो हो, तो क्या होगा बाह्य बल की अनुपस्थिति में अगर आई को बढ़ाएंगे तो ओमेगा कम हो जाएगा और ओमेगा को बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसके कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि घूर्णन गति कर रही दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग की दिशा एवं मान में परिवर्तन के लिए बाह्य बल आघूर्ण आवश्यक होता है। तो बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर घूर्णन गति कर रहे दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग की दिशा भी चेंज की जा सकती है और वैल्यू में भी परिवर्तन किया जा सकता है। सेकंड कंक्लूजन कि किसी अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहे पिंड के लिए कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। दैट मीन्स कि टो इक्वल्स टू होता है डी जे अपॉन डी टी। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उसके ऊपर अप्लाइड बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।